गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग भूगोल में भारत में सिंचाई के साधन के बारे में जानेंगे। भारत में जो सिंचाई है उसके साधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो भारत में सिंचाई के साधन, हमारे देश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? हमारे देश में प्रमुख सिंचाई का साधन है नहर। नहर से भी सिंचाई की जाती है, कुआं से भी, जो इंडा तालाब कहिए, कुआं कहिए, कुआं से भी हम लोग का सिंचाई साधन किया जाता है। नलकूप से भी की जाती है सिंचाई, और तालाब से किया जाता है। हमारे दिशा में, हमारे देश में सिंचाई के बहुत सारे प्रमुख साधन कौन कौन सा हो गया? तो नहर हो गए, नहर से, कुआं से, नलकूप से एवं तालाब से सिंचाई किया जाता है। नहरें के बारे में जानेंगे। तो नहर क्या है इसके बारे में समझिएगा। यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा। चलिए इसके बारे में समझिए। उत्तरी भारत में के विशाल मैदान में नहरें सिंचाई का प्रमुख साधन होते हैं। उत्तरी भारत में बात किया जाए तो जितने विशाल मैदान है उत्तर भारत में, सभी जगह नहर सिंचाई का उनका सबसे प्रमुख साधन, सबसे आसानी से वो लोग सिंचाई नहर के द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा बात किया जाए तो आप लोग पूर्वी तटीय में, जो पूर्वी तटीय हैं वहाँ की बात किया जाए तो वहाँ की बात, पूर्वी तटीय में हम लोग किसका, मैदान के डेल्टा क्षेत्रों में भी सिंचाई के लिए नहर बनाई गई है। यानी पूर्वी तटीय मैदान में जो डेल्टा के क्षेत्र में भी हम लोग क्या बनाया गया है, नहरें बनाई गई है सिंचाई के लिए। ये आपका था भारत में सिंचाई के साधन में नहर की। और याद रखिएगा, दक्षिणी भारत के डेल्टा प्रदेश में, जो दक्षिणी भारत है उनके डेल्टा प्रदेश क्षेत्र में, दक्षिणी भारत के डेल्टा प्रदेश में नदी के जल संग्रहण करके नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। किसके द्वारा सिंचाई की जाती है? नहरों के द्वारा। कहाँ पे? तो दक्षिण भारत के डेल्टा प्रदेश में। आपने सबसे पहले जाना कि सिंचाई का कितने प्रकार, तो सिंचाई आप लोग तीन तरह से कर सकते, चार तरह से, नहर से कर सकते हैं। पहला सीखा नहर से, तब जाना आपने तालाब से भी कि कुआं से, कुआं के बाद आपने जाना किस से, तो कुआं के बाद आपने जाना किससे, नलकूप से, नलकूप के बाद आपने क्या जाना, नलकूप के बाद आपने जाना कि हम लोग किससे कर सकते हैं, तालाब से। तो सबसे पहले नहर की चर्चा की जा रही थी। तो नहर से सिंचाई किस कहाँ कहाँ की जाती है? तो उत्तर मैदानी क्षेत्र में किया जाता है। नहर से सिंचाई कहाँ पे की जाती है, किस किस क्षेत्र में? नहर से सिंचाई आपको किया जाता है उत्तर मैदान के क्षेत्र में भी किए जाते, अधिकतर मिलते हैं उत्तर मैदानी क्षेत्र में। अब इसके बाद किया जाए तो आपको बताया था पूर्वी तट पर भी क्या किया जाता है, नहर की सिंचाई कहाँ पे किया जाता है, डेल्टा क्षेत्र में किया जाता है। इसके बाद दक्षिण भारत के डेल्टा प्रदेश में नदी जल संग्रहण करके हम लोग की नहरों द्वारा सिंचाई किया जाता था। कहाँ पे, एक आपको बताया गया दक्षिणी भारत में। कहाँ पे? दक्षिणी भारत में। सभी ये इस यहाँ भी डेल्टा प्रदेश, यहाँ भी डेल्टा प्रदेश क्षेत्रों में, यहाँ भी किसका हो गया आपका, डेल्टा प्रदेश क्षेत्रों में। याद रखिएगा। अब भारत में कुल सिंचित का क्षेत्रफल लगभग कितना, 31% भाग सिंचाई नहरों द्वारा होती है। जितना भारत में कुल सिंचाई किया जाता है उसका 31% भाग आपका सिर्फ नहर से होते हैं। नहर से अधिकतर पंजाब में सिंचाई की जाती है, हरियाणा में किया जाता है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में। यानी नहर की अधिकतर सिंचाई कहाँ पे किया जाता है? आपको पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में किए जाते हैं। आपको पंजाब और हरियाणा की मुख्य नहरों का नाम है पश्चिमी जमुना नहर, रिहंद नहर, आपरी दोआब नहर। ये सब हरियाणा का मुख्य नहर का नाम है। पंजाब और हरियाणा का मुख्य नहर का नाम क्या है आपका? तो ध्यान रखिएगा, पंजाब और हरियाणा का मुख्य नहर का नाम आपका क्या हो गया? तो ये 3-4 बातें हैं, याद रखिएगा आप लोग का। इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है कि पश्चिमी जमुना नहर और रिहंद नहर, आपरी नहर, आपरी दोआब नहर, ये सब कहाँ पे है? तो पंजाब और हरियाणा के मुख्य नहरों का नाम है आप लोगों का। इस तरह से था ये तर्क आपका नहर के बारे में। इससे आगे समझिएगा आप लोग। अब हम लोग तालाब पे चलते हैं, तालाब के बारे में देखेंगे तालाब क्या है। तो तालाब के बारे में देखिए, वर्षा के दिनों में व्यर्थ जाने वाले जल को तालाब एकत्र करके अनेक प्रकार का लाभ उठाया जा सकता है। जब वर्षा की समय होती है तो बारिश होती है तो उस समय व्यर्थ जल,
जो व्यर्थ होते हैं जल तालाब में हम इकट्ठा कर ले उस जल को, तो अनेक प्रकार से लाभ उठा सकते हैं। तालाब से जल प्राप्ति के लिए किसान को जब जल का आवश्यकता होगा तो भरोसा कर सकता है कि तालाब द्वारा बोए गए क्षेत्र का लगभग 6% भाग सिंचाई किया जाता है। तालाबों द्वारा कितना, लगभग आपने नहर के द्वारा कितना प्रतिशत, तो नहर की सिंचाई के द्वारा, नहर के द्वारा 31% याद रखिएगा। तो सिंचाई की जाती है तो तालाब के द्वारा को कितने प्रतिशत किया जाता है, 6% सिंचाई की जा सकती है, 6% भाग की सिंचाई की जाती है। तालाब प्रायः दक्षिणी पठार विशेषकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में प्रयोग लाए जाते हैं। दक्षिणी पठार में तालाबों द्वारा सिंचाई के कई कारण हैं। और दक्षिणी के द्वारा देखा जाए तालाबों के द्वारा सिंचाई बहुत सा कारण है। दक्षिणी पठार की भूमि समतल नहीं है, वहाँ निरंतर बहने वाली नदी की कमी है तथा वहाँ की भूमि प्रायः पथरीली है, जो जल भूमि के अंदर जाने से क्या करती रहती है, रोकती रहती है। अब इसके बाद देखिएगा कुएं तथा नलकूप रोकती रहती है, लिख लीजिए रोकती रहती है। अब देखिए यहाँ पे कुएं के बारे में जानेंगे, कुआं तथा नलकूप से किस तरह से किया जाता है, कुआं तथा नलकूप से। तो आजकल कुएं में नलकूप के द्वारा सिंचाई बहुत अधिक बड़ी वृद्धि होगी। कुएं के द्वारा और नलकूपों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा ये वृद्धि सिंचाई हो गई है, बहुत अधिक सिंचाई की जा रही है, पानी पटाया जा रहा है खेत में भूमिगत जल द्वारा। और भूमिगत जल द्वारा सिंचाई अधिक सुनिश्चित है। किसके द्वारा, आपका भूमिगत जल के द्वारा सिंचाई करना अधिक सुनिश्चित होता है। भारत के उत्तरीय मैदान में कुआं द्वारा सिंचाई के क्षेत्रों में नहरों की अपेक्षा अधिक है। कुएं सिंचित क्षेत्र का लगभग 57%, कुल संचित क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत, तो 57% लगभग भाग पर कुआं एवं नलकूप के द्वारा, 30% भाग पर नहरों द्वारा और 6% भाग पर आपको तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। 30% भाग किस पे, याद रखिएगा, कुएं नलकूप के द्वारा तथा भाग पर नहरों द्वारा, और 6% भाग किसके द्वारा आपका लगभग सिंचाई की जाती है। 31% लगभग आपको बताया गया थे किसके द्वारा, नहरों के द्वारा, और 30% कुल कूपों के द्वारा, और 6% आपको किसके द्वारा, तो याद रखिएगा कुआं के द्वारा एवं नलकूप के द्वारा कितने प्रतिशत, कुल सिंचित क्षेत्र लगभग आपका 57% है। कितना प्रतिशत है, 57%, जिसमें 30% आपका लगभग मान लीजिए 30% कुआं किसके द्वारा, 57 है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग बात को, कुल कितना शिक्षित क्षेत्र हो गया, कुल शिक्षित क्षेत्र आपका 57%। कुल शिक्षित क्षेत्र कितना है, 57%। अब 57% में आप लोग ध्यान रखिएगा, हम लोग बात करें तो 57% में नहरों के द्वारा कितना, 31, नहरों द्वारा कितना शिक्षित होते हैं, 31%। तालाब के द्वारा कितना, 6%, तालाब के द्वारा 6%। अब बात आ जाए तो लगभग 30% कितना भाग, कुएं नलकूप के द्वारा 30%, कुआं तथा नलकूप के द्वारा कितना, 30%। 57 कुल जितना शिक्षित क्षेत्र होते हैं ना, उसका 57% आपका नहरों के द्वारा किया जाता है। कुल शिक्षित क्षेत्र का लगभग 57% आपको किसके द्वारा, नहरों नहीं, कुएं 31 आपका प्रतिशत, नहर के द्वारा कितना, 31%, नहरों के द्वारा 31%, और कुआं एवं नलकूप के द्वारा कितना हो जाएगा, तथा नलकूप के द्वारा आपका याद रखिएगा 57%। कितना प्रतिशत, 57%। तो 57% आपका लगभग कुआं तथा नलकूप के द्वारा, तालाब के द्वारा 6%, नहर के द्वारा 31%। अब चलिए हम लोग इससे आगे चलते हैं, देखिएगा इससे आगे अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुएं के बारे में, किसके बारे में, कुएं तथा नलकूप के बारे में। कुआं तथा नलकूप के बारे में ही देख रहे थे, उससे आगे हम लोग देखते हैं कुआं जो आपका है। ध्यान रखिएगा एक बात को आप लोग, कि कुएं को प्रायः उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात में पाए जाए। गुजरात में क्या किए जाते हैं, गुजरात में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब में कुएं अन्य सभी राज्यों से अधिक है।
सबसे अधिक की बात किया जाए तो किस राज्य में आपको कुएं मिलेंगे, तो सबसे अधिक कुआं आपको उत्तर प्रदेश राज्य में और पंजाब राज्य में मिलेंगे। सबसे अधिक कुएं, सभी राज्यों से अधिक कुएं आपको उत्तर प्रदेश और पंजाब में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ की भूमि क्या है, नरम है, मुलायम है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जमीन और पंजाब की जमीन आपको नरम मिलेंगे, मुलायम टाइप के। इस तरह से समझिए, जल की सतह को पर्याप्त ऊंचा रखने के लिए वर्षा भी पर्याप्त है। यदि हमको जल की सतह को ऊंचा रखना है तो हमें वर्षा के लिए पर्याप्त होती है। आज़ादी के बाद से, स्वतंत्रता के बाद से भारत में, यानी हमारे देश जब आज़ाद हो गए उसके बाद बात किया जाए तो भारत में शिक्षित क्षेत्र में बहुत ही वृद्धि हुई है। भारत के जो आज़ादी के बाद से शिक्षित क्षेत्र में बहुत वृद्धि हुई है। 1950-51 में 226 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती थी, यानी 1951-52 में कितने प्रतिशत, 226 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती थी, जो 1999 और 2000 में बढ़कर 847 लाख हेक्टेयर हो गया। कितना बढ़कर हो गया ये आपका, 847 लाख हेक्टेयर हो गया। कितना से बढ़कर 1950-51 में आपको 226 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती थी, उनसे बढ़कर 847 लाख हेक्टेयर हो गया। यह वृद्धि लगभग 4 गुना हो गई। और यह वृद्धि कितना लगभग गुना हो गई, 4 गुना। आज लगभग 850 लाख हेक्टेयर भूमि शिक्षित है। आज के ज़माना में देखो तो कितना लगभग हमारे यहाँ 850 लगभग शिक्षित हेक्टेयर भूमि शिक्षित है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग आपका बात किया जाए तो 38% भाग सिंचाई होती है, और जितने भी बोए गए क्षेत्र है उनका लगभग आपका 38% क्षेत्र पर बुआई की जाती है। और भारत में ये शिक्षित क्षेत्रों के वितरण बहुत असमानताएं हैं। शिक्षित क्षेत्र का अनुपात पंजाब में लगभग 51% है, जबकि सबसे अधिक है, जबकि उत्तरी पूर्वी राज्य में सबसे कम है। उत्तरी पूर्वी राज्य में क्या है आपका, सबसे कम है, उत्तरी पूर्वी राज्य में सबसे कम है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे, इससे आगे देखिएगा हम लोगों को भारत में, अब हम लोग सीखेंगे किसके बारे में, तो भारत में जल वितरण के बारे में सीखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन इंडिया, भारत में जल का वितरण किस प्रकार किया गया है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत ही अच्छे हैं, सारे टॉपिक अच्छे, पॉइंट अच्छे, टॉपिक अच्छे हैं आपका, ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं भारत में जल वितरण के बारे में, देखते हैं क्या है इनके बारे में। तो सबसे पहले समझिएगा आप लोग यहाँ पे कि जल संसाधन का मुख्य स्रोत वर्षा है। आपसे पूछा जाए कि जल स्रोत का, संसाधन का सबसे मुख्य स्रोत क्या है, तो वर्षा है, वर्षा है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, जल का संसाधनों का मुख्य स्रोत क्या है, वर्षा है। अब देखिए, भारतीय वर्षा में पूर्णतः मानसूनी से होती है। भारत में जो वर्षा होती है पूर्णतः किससे होती है, मानसून से होती है वर्षा, यानी जब मानसून आएगी तभी वर्षा होती है, नहीं रहेगी तो नहीं आए होगी वर्षा। जो अनिश्चित है, एक अनियमित है, असामयिक होने के साथ साथ विषम भी है। ये कोई टाइम टेबल इसी मानसून की नहीं है, कब आएंगे कब होंगे बारिश, एक समय है, असमय पर हो जाते हैं, कभी होने के विषम के साथ होते हैं, कभी का पता नहीं कब हो जाएंगे वर्षा। तो अतः भारत में वर्षा का वितरण समान नहीं है। हमारे देश में बात किया जाए, भारत देश में, हम लोग जिस देश में रहते हैं भारत देश में, वहाँ पे वर्षा का एक वितरण समान नहीं है। कुछ भागों में वर्षा हम लोगों को 250 सेंटीमीटर होती है, से भी अधिक होती है। कुछ जगह वर्षा हम लोगों को कितना होता है, 250 सेंटीमीटर से भी अधिक होते हैं। लेकिन देश का ऐसा भी भाग है जहाँ पर, कुछ ऐसे जगह है हमारे देश में जहाँ पर 12 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यानी कुछ ऐसा जगह हमारे यहाँ है जहाँ पर 12 सेंटीमीटर से कम से भी वर्षा होती है। अब बात याद रखिएगा, तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितना है, 117 है। हमारे यहाँ पूछा जाएगा क्वेश्चंस कि भारत देश में बताइए औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है, तो 117 सेंटीमीटर है। और पश्चिमी तटीय पट्टियों पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जो पश्चिमी तटीय पट्टी है वहाँ पर आपका 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। भारत में शेष भागों में आपका 50 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। और शेष भाग में बात किया जाए तो हम अपने यहाँ कितना होता है, 50 से 200 सेंटीमीटर के कितना सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। अब बात किया जाए तो वर्षा के वितरण आपका असमानता है, जल के वितरण के असमानता को भी प्रभावित करता है। अब याद रखिए, धरातलीय भौम जल के प्रमुख स्रोत वर्षण ही है।
अब धरातल के 4 प्रमुख स्रोत है। अब धरातल के जल के 4 प्रमुख स्रोत है, कौन कौन सा याद रखिएगा आप लोग, ये नदी, झील, तलैया और तालाब। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग याद रखिएगा। धरातल के जल के 4 होते हैं मुख्य स्रोत है, कौन कौन है, नदियां हैं, झीलें हैं, तलैया हैं और तालाब है। ये बात को आप लोग याद रखिएगा कि धरातल जल के कितने स्रोत हैं। आप लोग को याद रखना होगा धरातल जल के 4 प्रमुख स्रोत है, कौन कौन है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो आपका धरातल जल के 4 मुख्य स्रोतों के कौन, नदियां, झील, तलैया और तालाब है। अब आइए बात इसके बाद, नदी में जल का प्रभाव इसके जल ग्रहण के क्षेत्र के आकार के अथवा नदी बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र के भी वर्षा पर निर्भर है। अब हमारे यहाँ जो जल ग्रहण क्षेत्र का आकार अथवा नदी बेसिन का किस पर निर्भर करता है, वर्षा पर निर्भर करता है। याद रखिएगा इस बात को। गंगा, ये नहीं होगा, आप काट दीजिएगा यहाँ पर। अब इसके बाद आप लोग आगे देखिएगा तो इसमें आपको कुछ पॉइंट लिखाए गए थे या आप लोग लिख लिए होंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट बात थी याद रखिएगा इसमें आपको, कि कुछ भागों पर 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है, लेकिन हमारे देश ऐसा जगह जहाँ पर 12 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। जल संसाधन का मुख्य स्रोत आपका वर्षा हो गया, पूर्णतः यह किस पर आधारित है, आपका मानसूनी पर आधारित है। औसत वार्षिक वर्षा आपके यहाँ अपने यहाँ का कितना है, 117 सेंटीमीटर है। थार मरुस्थल में 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है आपका। पूर्वी भारत में प्रायद्वीप पठार में पश्चिमी तट में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। शेष भागों पर आपका 50 से 2 सेंटीमीटर तक होती है। इसके बाद आपका धरातलीय भाग भौम जल का प्रमुख स्रोत वर्षा नहीं है। धरातल के 4 प्रमुख स्रोत नदी, जल और तालाब है। ये था आपका बात, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं भारत में कुछ नदियों के बारे में सीखते हैं। भारत के कुछ नदियाँ जैसे, अब कुछ नदी हैं जिनके बाद में कुछ नदियाँ जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जल ग्रहण क्षेत्र में बहुत बड़े हैं। जैसे भारत में कुछ नदी है, जैसे गंगा हो गया आपका, ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु हो गया, और जल ग्रहण क्षेत्र में बहुत बड़ा। ये नदियाँ देश के कुल क्षेत्र के लगभग 1/3 भाग पर पाए जाते हैं। ये नदियाँ देश के कुल भाग के कितने क्षेत्र में पाए जाते हैं, 1/3 भाग पर पाए जाते हैं, 1/3 भाग पर पाए जाते हैं। जिनमें कुल धरातलीय जल संसाधन का कितना प्रतिशत, 60% आपका याद रखिएगा जल पाया जाता है। जिनमें कुल धरातलीय जल संसाधन का कितना प्रतिशत, 60% पाए जाते हैं। दक्षिणी भारतीयों को बात किया है तो नदी जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लाया जा सकता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र गंगा बेसिन में अभी एक भी संभव नहीं हो सका। किस में नहीं हो सका, आपका ब्रह्मपुत्र में, गंगा के बेसिनों में ऐसा संभव नहीं हो सका है। क्या संभव नहीं हो सका है कि कावेरी वार्षिक जल प्रवाह अधिकतर काम में लाए जाते हैं। दक्षिण भारतीय जैसे हो गए, दक्षिण भारत की नदी की बात किया जाए तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वार्षिक जल प्रवाह अधिकतर भाग में काम लाया जाता है। यह था आपका भारत में कुछ नदी था उनके बारे में। अब चलिए हम लोग इससे आगे चलते हैं। देखिएगा इससे आगे, ये नदियाँ देश के कुल क्षेत्रफल पर लगभग 1/3 भाग पर पाई जाती है। नदियाँ जो है देश के कुल लगभग कितने क्षेत्र पर पाए जाते हैं, 1/3 भाग पे पाए जाते हैं। कितने भाग पे, 1/3 भाग पे पाए जाते हैं, 1/3 भाग पे पाए जाते हैं। और उसके बाद याद रखिएगा आप लोग, 1/3 भाग पे पाए जाते हैं, जिनमें से धातु जल संसाधन का 60% जल भी पाए जाते हैं। इसमें कितने, 60% जल पाए जाते हैं। और दक्षिणी भारत नदियों जैसे गोदावरी, कृष्णा, आपका हो गया कावेरी वार्षिक जल प्रवाह के अधिकतर भाग में क्या लाया जाता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र, गंगा अभी ऐसा संभव नहीं है। भौम जल संसाधन का लगभग 46% भाग आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र बेसिन में पाया जाता है। 46% भाग आपको कहाँ पाए जाते हैं, गंगा में, ब्रह्मपुत्र में और बेसिन में पाया जाता है। आपका 46% भाग याद रखिएगा आप लोग। भौम जल संसाधन का लगभग 46% भाग आपको कहाँ पाया जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन में पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिमी प्रदेश और दक्षिणी प्रदेश भूमि में भारत की कुछ नदियां हैं जो भारतीय नदी के बेसिन भूमिगत जल के क्या होता है, अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु राज्य में भूमिगत जल का उपयोग आपका
बहुत अधिक है, परंतु कुछ राज्य जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल आदि अपने भूमि जल की क्षमता बहुत कम उपयोग करते हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र अपने भूमिगत जल के संसाधन के मध्यम दर से उपयोग कर रहे हैं। आज आप लोग को इतना ही रहने दिया जाता है। इससे आगे कल आप लोग को पढ़ाया जाएंगे भारत के बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। कल बताया जाएगा आप लोगों को बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। और वीडियो अच्छा लगा होगा, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग जरूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। यदि लाइक और कमेंट नहीं किया अभी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के पास शेयर जरूर आप लोग कीजिएगा।